Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Compteria, we will discuss about मूल्य तार्किक, वर्सनल एक्शन, भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया और उसके साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था सामाजिक क्रिया की अवधारणा एंड मैक्स वेबर एक परिचय। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कार्ल एच मार्क्स के बारे में और उसके साथ ही साथ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट के जो भी छूटे हुए पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास स्ट्रगल विथ कैपिटलिस्ट। नाउ बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। क्लास स्ट्रगल विथ कैपिटलिस्ट। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन शक्तियों का प्रमुख लक्षण वृहत स्तरीय उत्पादन है। इस व्यवस्था के अस्तित्व में आते ही हस्तकला क्षेत्रों और लघु कृषि का स्थान विशालकाय फैक्ट्रियों और उद्योगों ने ले लिया। मार्क्स और एंजल्स ने मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी में बतलाया कि पूंजीवादी उत्पादन शक्तियों ने किस तरह नए आविष्कारों से बड़ी बड़ी आबादियों का नक्शा ही बदल दिया। पिछले 2 शताब्दियों में पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन शक्तियों में इतना अधिक परिवर्तन आया जितना कि इससे पूर्व के संपूर्ण मानव इतिहास में नहीं आया था। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था असमानता, शोषण और वर्ग संघर्ष के सबसे उग्रवादी स्वरूप का प्रतीक है। ये कारण मिलकर समाजवादी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नई अवस्था का प्रादुर्भाव होता है जिसे साम्यवाद कहा गया है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवॉल्यूशन। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष के कारण क्रांति होगी, जिसके फलस्वरूप समाजवाद आएगा। और पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष का कारण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ की उत्पादन शक्तियों और संबंधों परस्पर विरोध देखने में आता है। बुजुर्गा वर्ग निरंतर उत्पादन के सशक्त साधन सृजित करता है, परंतु उत्पादन की शक्तियों में इन परिवर्तन से उत्पादन संबंध अप्रभावित रह जाते हैं। उत्पादन के साधनों में स्वामित्व और आय की वितरण संरचना में उसी तरह से परिवर्तन नहीं आते। मार्क्स के अनुसार ये परिवर्तन क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और सर्वहारा वर्ग की यह क्रांति पिछली हुई सभी क्रांतियों से भिन्न होगी। विगत क्रांतियां अल्पसंख्यक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक लोगों के लाभ के लिए की गई थी, परंतु सर्वहारा वर्ग की क्रांति बहुसंख्यक समुदाय द्वारा की जाएगी और इसका लाभ सभी को मिलेगा। इस प्रकार सर्वहारा क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी समाज का तख्ता पलट जाएगा और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसमें संपत्ति का निजी स्वामित्व नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की असमानता होगी। जिसमें संपत्ति का निजी स्वामित्व नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की असमानता या शोषण होगा। सर्वहारा वर्ग का सामूहिक रूप से स्वामित्व होगा और उत्पादन समाज के सभी सदस्यों में समान रूप से वितरित होगा। इस अवस्था को सर्वहारा वर्ग का अधिनायक कहा गया। ये अवस्था कालांतर में राज्य विहीन समाज में परिणित हो जाएगी, जिसके अंतर्गत अंततः साम्यवादी अवस्था स्थापित होगी। इसके साथ साथ सभी प्रकार के सामाजिक वर्ग और वर्ग संघर्ष भी समाप्त हो जाएंगे। इस अवस्था में सर्वहारा वर्ग का अलगाव समाप्त हो जाएगा। क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ऐतिहासिक घटनाओं की वर्ग हितों और वर्ग प्रवृत्तियों के शब्दों में व्याख्या करने वाला मार्क्स सबसे पहला विचारक था, किंतु हमारे विचार में उसने भूल यही की कि उसने सामाजिक वर्गों और आर्थिक वर्गों को एक रूप समझा और वर्ग संघर्ष को शोषक और शोषित वर्गों में संघर्ष के अनुरूप बताया।
संसार के सभी पूंजीपतियों का एक ही वर्ग मान लेना तो और भी अधिक भ्रमपूर्ण होगा। ब्रिटेन की पूंजीपतियों और भारत और जापान की पूंजीपतियों में कोई हित सामान्य नहीं है, बल्कि यह कहना अधिक सत्य होगा उनके हितों में संघर्ष है। इसी प्रकार किसी भी देश में पुरुष और स्त्री, कुशल और अकुशल, श्वेत वर्ण और अश्वेत श्रमिक में जो संबंध पाया जाता है, उनसे भी श्रमिकों की एकता की धारणा गलत सिद्ध होती है। 2 विश्व युद्धों में समस्त देश के श्रमिक अपनी तथाकथित वर्ग चेतना को भूलकर जिस प्रकार अपनी अपनी राष्ट्रीय सरकारों के साथ हो गए थे, उससे भी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और मार्क्स का यह दावा कि आधुनिक परिस्थितियों में मजबूर लोग अपने राष्ट्रीय स्वभाव को खो देते हैं, संदिग्ध सिद्ध हो जाता है। प्रोफेसर केरियो हंट के अनुसार अंत में मार्क्स की यह धारणा कि मनुष्यों में समस्त संघर्षों का स्रोत वर्ग संघर्ष है, असत्य है, क्योंकि जीवन में संघर्ष का कारण निश्चित रूप से व्यक्ति और समाज के दावों का विरोध है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसे केवल वर्ग संघर्ष नहीं कहा जा सकता और जिसका कोई द्वंद्वात्मक निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील मानवीय प्रकृति का एक अंग है। मार्क्स के बाद पूंजीवादी ने विकास में यह असंदिग्ध रूप से सिद्ध कर दिया कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस यूनिट को समाप्त करते हुए हम लोग यूनिट पे प्रवेश करते हैं। हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स के संपूर्ण सामाजिक चिंतन को ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्स ने हीगल के दार्शनिक द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में रूपांतरित किया और उसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझाया। द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ वाद संवाद की बौद्धिक विवेचना पद्धति से है। ये तर्कशास्त्र की अवधारणा है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार यह प्रश्नोत्तर द्वारा तर्क वितर्क के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अरस्तु से पूर्व उनके गुरु यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इस अवधारणा को अपने दार्शनिक विचारों के संदर्भ में विकसित किया था। प्लेटो से पूर्व यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस अवधारणा को सभी विज्ञानों की मूल धारणाओं के परीक्षण हेतु प्रयुक्त किया था। मध्यकाल के अंत तक यह अवधारणा तर्कशास्त्र का एक हिस्सा बनी रही। इस अवधारणा की तर्क वितर्क की एक परंपरा के अनुसार दार्शनिक इमानुएल कांट ने यूरोप के आधुनिक दर्शन में इसका प्रयोग किया। उसने द्वंद्वात्मक शब्द का प्रयोग इस बात की विवेचना करने के लिए किया कि आनुभाविक प्रघटनाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों से गैर आनुभाविक वस्तुओं की व्याख्या नहीं की जा सकती है। द्वंद्वात्मक शब्द का एक और भी अर्थ है। इसके अनुसार द्वंद्वात्मकता को एक प्रक्रिया समझा जाता है। इसका तात्पर्य है कि द्वंद्वात्मकता तर्क वितर्क को आरोही और अवरोही स्वरूपों में प्रक्रिया है। द्वंद्वात्मकता के आरोही स्वरूप से आध्यात्मिक यथार्थ के अस्तित्व को दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ईश्वर के स्वरूपों को द्वंद्वात्मकता के अवरोही स्वरूप से आनुभाविक प्रघटना जगत में आध्यात्मिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की व्याख्या की जा सकती है। हीगल ने द्वंद्वात्मक की अवधारणा के तर्क वितर्क और प्रक्रिया दोनों स्वरूपों को मिलाकर विकसित किया और उसने द्वंद्वात्मकता को एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया और सूक्ष्म स्तर पर उसने इसे तार्किक प्रक्रियाओं की संचालक शक्ति का स्रोत माना। हीगल की मान्यता है ईश्वर के बारे में आत्मज्ञान मानवीय ज्ञान के माध्यम से होता है। दूसरे शब्दों में मानवीय विचारों की अवधारणाएं मानव अस्तित्व के वस्तुपूरक स्वरूपों के बराबर होती है और इसी के साथ साथ तर्क मानक प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित होता है। रूल्स ऑफ डायलेक्ट, द्वंद्व के नियम। मार्क्स द्वारा विकसित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगलवादी द्वंद्वात्मकता से बिल्कुल विपरीत है। यह प्रत्येक वस्तु की व्याख्या पदार्थ के विरोधाभास के संदर्भ में करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद
प्राकृतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए अमूर्त नियम प्रदान करता है। तत्वमीमांसा के ठीक विपरीत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मान्यता है कि प्रकृति में वस्तुएं अंतर संबंधित व अंतर निर्भर होती है और वो एक दूसरे के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें प्रकृति को एक एकीकृत समष्टि माना जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार परिवर्तन का नियम ही यथार्थ का नियम है। संपूर्ण मानवीय जगत और अजैविकी जगत में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। वस्तुतः विश्व में कुछ भी शाश्वत रूप से स्थायी नहीं है, अपितु प्रत्येक वस्तु निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ये परिवर्तन क्रमिक न होकर यकायक क्रांतिकारी रूप से होते हैं। मार्क्स के सहयोगी एंजल्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 प्रमुख नियम दिए हैं। विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम। इसके अनुसार वस्तुओं या प्रघटनाओं में आंतरिक प्रवृत्तियां तथा शक्तियां होती हैं जो कि परस्पर विपरीत होती हैं। इन परस्पर विपरीत प्रवृत्तियों अथवा विरोधाभासों के अभिन्न अंतर संबंध विपरीत की एकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। निषेध का निषेध नियम। निगेट्स ऑफ द निगेट्स। निषेध शब्द को दर्शन शास्त्र में सबसे पहले हीगल ने प्रयोग किया, परंतु उसने इसका प्रत्ययवादी यथार्थ आदर्शवादी अर्थ लिखा। हीगल की मान्यता थी कि निषेध की अवधारणा विचार तथा चिंतन में उपजती है। मार्क्स ने हीगल की आलोचना की और निषेध की भौतिकवादी व्याख्या दी। रेमंड एरो के अनुसार पूंजीवादी सामंतवादी समाज का निषेध है। समाजवाद पूंजीवाद का निषेध होगा, अर्थात समाजवाद निषेध का निषेध है। ज्ञान एवं विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रत्येक नया वैज्ञानिक सिद्धांत प्राचीन सिद्धांतों का निषेध करता है। उदाहरण के तौर पर बोर का परमाणु सिद्धांत डाल्टन के अणु सिद्धांत का निषेध है, अथवा इसी प्रकार डार्विन के सिद्धांत ने अपने से पूर्व प्रचलित उद्विकास के बारे में सभी सिद्धांतों का निषेध किया। इन्हीं कारणों से विकास की अवस्थाओं में क्रमिक परिवर्तन प्रगतिशील होता है। यद्यपि कोई भी अवस्था पूर्ण रूप से पुनर्गठित नहीं होती, फिर भी गत अवस्थाओं की कुछ विशेषताएं बाद की अवस्थाओं में रूपांतरित स्वरूप में घटित होती है। इस प्रकार प्राचीन तो नष्ट हो जाता है और नया उदित होता है। यह विकास की एक अवस्था मात्र है, अंतिम स्थिति नहीं, क्योंकि विकास कभी नहीं रुकता। कोई भी नई अवस्था सदैव नई नहीं रहती। विकास की प्रक्रिया में और अधिक नई और प्रगतिशील अवस्था के लिए दशाएं बनाने लगी है, और जब ये पूर्व दशाएं नई दशाएं परिपक्व हो जाती हैं, एक बार पुनः निषेध घटित होता है और इसी को निषेध का निषेध कहते हैं। इसमें पहले निषेध के बाद वाला निषेध और उच्चतर स्थिति का होता है, और यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में असंख्य क्रमक निषेध घटित होते हैं, जिसके द्वारा पुरानी स्थितियों अथवा वस्तुओं का स्थान नई वस्तुएं लेती हैं। मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों में परिवर्तन का नियम। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु निरंतर गति और परिवर्तन की स्थिति में है। किसी भी नियत समय पर कुछ वस्तुएं अस्तित्व में आ रही हैं, कुछ वस्तुएं विकसित हो रही हैं, कुछ वस्तुओं का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ, प्रत्येक वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है। जैसा कि बताया जा चुका है कि मार्क्स की मान्यता थी यथार्थ का नियम परिवर्तन का नियम है। अब परिवर्तन की प्रकृति के बारे में प्रश्न उठता है, यह परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रस्तुत नियम इस विशिष्ट समस्या का समाधान करता है। इस नियम के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया सरल अथवा क्रमिक नहीं होती, अपितु यह अनेक मात्रात्मक परिवर्तनों का परिणाम होती है, जो कि अंततः परिपक्व दशाओं की उपलब्धि होने पर भी किसी भी निश्चित समय पर अमूर्त गुणात्मक परिवर्तनों में परिवर्तित हो जाती है। घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती। ये परिवर्तन सदैव निम्न से उच्चतर की ओर, सरल से जटिल की ओर, यथार्थ के समस्तरीय स्तर से स्तरों की ओर होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियमों का प्रयोग ऐतिहासिक भौतिकवाद, रूल्स ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म,
हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। ऐतिहासिक भौतिकवाद को इतिहास की आर्थिक व्याख्या का इतिहास या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक स्वरूप है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का आनुभाविक आधार प्रस्तुत करता है। मार्क्स का यह सिद्धांत वस्तुतः सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक अन्वेषण का विषय है। समाजशास्त्रियों का मत है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स की देन है, लेकिन ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत विशेष रूप से फ्रेडरिक एंजेल्स की देन है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मान्यता है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करने तथा राजनीतिक, वैधानिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करने में निर्णायक होते हैं। समाज के आर्थिक संबंधों से तात्पर्य ऐसे संबंधों से हैं जिनसे बदकर वे आवश्यकताओं की पूर्ति की वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग की व्याख्या करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि उत्पादन की शक्तियों का विकास धीमी गति से होता है, परंतु उनका स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित होने के बाद प्रचलित उत्पादन संबंध उन शक्तियों को संभालने योग्य नहीं रह जाते। फलस्वरूप उत्पादन शक्तियाँ और संबंधों में तनाव एवं संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नए उत्पादन संबंध विकसित होते हैं। अतः मार्क्स एवं एंजेल्स का मत है कि ऐतिहासिक विकास के प्रत्येक क्रम में सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति आवश्यक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत अथवा नियम प्रकृति, विश्व एवं समाज पर समान रूप से लागू होते हैं। जब इन नियमों को समाज के इतिहास पर लागू किया जाता है तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद का रूप ले लेते हैं। मार्क्स के अनुसार मानवीय समाज 4 प्रमुख उत्पादन प्रणालियों से होकर गुजरता है: एशियाटिक, प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी प्रणाली। अंततः मार्क्सवादी सिद्धांत की भविष्यवाणी के अनुसार समाज के ये क्रमिक स्वरूप साम्यवाद की अवस्था तक पहुँचेंगे। मार्क्स ने सामाजिक विकास की इन अवस्थाओं को क्रमिक स्वरूप में आदिम साम्यवादी समाज, दास प्रणाली, सामंतवादी समाज, पूंजीवाद एवं समाजवाद या साम्यवाद के रूप में प्रस्तुत किया। सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति पर मार्क्स के विचार। जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स और एंजेल्स दोनों ने ही इतिहास की एक परिकल्पना दी। इसमें उत्पादन प्रणाली पर आधारित क्रमिक ऐतिहासिक अवस्थाओं के बारे में प्रमुख विचार दिए गए हैं। मार्क्स और एंजेल्स ने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को क्रांति की अवस्था माना है, जो प्राचीन संस्थाओं और नई उत्पादक शक्तियों के बीच संघर्ष के कारण हुई। बाद में मार्क्स और एंजेल्स दोनों ने ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकन क्रांतियों पर अधिक ध्यान दिया और उनका गहन अध्ययन किया। उन्होंने इन क्रांतियों को बुजुर्गा क्रांति कहा। बुजुर्गा क्रांति की मार्क्स की परिकल्पना ने यूरोप और अमेरिका में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए हमें एक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया, परंतु इसके परिप्रेक्ष्य ने एक विषय पर विद्वानों को शोध करने के लिए भी प्रेरित किया। मार्क्स ने एक दूसरे प्रकार की क्रांति की चर्चा की। यह क्रांति साम्यवाद से संबंधित थी। मार्क्स ने साम्यवाद को पूंजीवाद के बाद की अवस्था माना है। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद सभी प्रकार के वर्ग विभाजनों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार नैतिक तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए एक नई शुरुआत करेगा। भावी समाज के बारे में मार्क्स और एंजेल्स दोनों इसी प्रकार की छवि रखते थे। मार्क्स की समाजवादी क्रांति की अवधारणा पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन को मानकर चलती है। वह बुजुर्गा क्रांति की व्याख्या कुलीन तंत्र की पराजय के रूप में करता है। उसके अनुसार ये पराजय पूंजीवाद से समाजवाद में क्रांतिकारी परिवर्तन की पहली अवस्था है। मार्क्स के अनुसार क्रांति की इस समाजवादी अवस्था में श्रम का व्यावसायिक विभाजन और बाजार अर्थव्यवस्था बने रहेंगे। प्रत्येक आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का वितरण क्रांति की उच्चतर अवस्था में ही संभव होगा। यह अवस्था साम्यवाद की अवस्था होगी। अतः मार्क्स के अनुसार साम्यवाद तक का परिवर्तन कई चरणों में से गुजर कर आता है और यह संपूर्ण उत्पादन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। वस्तुतः मार्क्स ने वर्ग विरोध का चरमोत्कर्ष पूंजीवाद में ही माना है, क्योंकि उत्पादन की नई शक्तियाँ उत्पादन संबंधों के अनुरूप नहीं होती। उत्पादन के वितरण के स्तर में दोनों वर्गों के मध्य खाई बढ़ती जाती है। इसके फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग अपने हितों के प्रति अत्यधिक जागरूक तथा गहन रूप से
अलगावित महसूस करता है। पूंजीवाद में उत्पादन की नई शक्तियाँ बृहद स्तरीय उत्पादन में सक्षम होती हैं और इससे कारण वर्ग चेतना में वृद्धि होती है और समाजवादी क्रांति की दशाएं परिपक्व हो जाती है। मार्क्स के अनुसार समाजवादी क्रांति विगत काल की सभी क्रांतियों से गुणात्मक रूप में भिन्न होगी, क्योंकि शोषण और असमानता के इतिहास के प्रारंभ होने के बाद ये पहला अवसर होगा जबकि समाज में एक वर्ग विहीन स्थिति आएगी और समाज के सभी सदस्यों के लिए आशा का संचार करेंगी। मार्क्स के सामाजिक चिंतन की समालोचना। मार्क्स ने आर्थिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारक मानकर सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारकों की अवहेलना की है। युद्ध और शांति, निर्धनता और समृद्धि, दासता और स्वतंत्रता, क्रांति और शांति सभी केवल आर्थिक कारकों से ही संचालित नहीं होते। इस सिद्धांत में प्रयुक्त शब्द यथा आर्थिक कारक, उत्पादन की शक्तियाँ और संबंध और प्रौद्योगिकी आदि की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। कुछ विद्वान इसमें आर्थिक प्रविधियों को ही सम्मिलित करते हैं, जबकि सेलिंगमैन और एंजल्स ने उत्पादन से संबंधित सभी दशाओं को आर्थिक कारकों में सम्मिलित कर लिया। यह विवेचन भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। उपयुक्त के कारण प्रौद्योगिकी परिवर्तन से संबंधित कारकों के क्रम में भी अनिश्चितता आ गई है। प्रौद्योगिकी की व्याख्या करते समय पहले मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का यह क्रम प्रस्तुत किया। उत्पादन की प्रविधियों में होने वाला परिवर्तन समाज की आर्थिक संरचना का रूप निर्धारण करता है। समाज के राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक जीवन को निश्चित करता है। दूसरे स्थान पर आर्थिक कारकों की व्याख्या करते समय निम्न क्रम दिया गया है। क है उत्पादन और विनिमय की सामान्य दशाओं में होने वाला परिवर्तन। ख एक समाज की वर्गीय संरचना के परिवर्तनों को निश्चित करता है जिसका प्रभाव बाद में ग वर्ग प्रतिरोधों के रूप में पड़ता है और परिणाम स्वरूप घ समाज की सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक अधिसंरचना में परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों क्रम एक दूसरे से विरोध बात को स्पष्ट करते हैं। मार्क्स और एंजल्स यह कथन है कि समाज का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, सत्य की निष्ठा से परे है, क्योंकि यह सामाजिक संगठन में सहयोग की भूमिका को इनकार करता है। सोरोकिन के अनुसार मार्क्स और एंजल्स ने सामाजिक विज्ञान को प्रगतिशील बनाने के स्थान पर इसके विकास में अनेक बाधाएं उत्पन्न की है। फिर भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि इस सिद्धांत ने प्रौद्योगिकी के प्रभाव को बड़े तर्कपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया है। ये सच है कि प्रौद्योगिकी आर्थिक संबंधों में परिवर्तन उत्पन्न करती है और आर्थिक संबंध सामाजिक संबंधों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी एक अप्रत्यक्ष किंतु प्रभावपूर्ण कारक है जो आर्थिक संबंधों के माध्यम से सामाजिक जीवन को परिवर्तित कर देती है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के साथ लोगों के आर्थिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था आदि में भी परिवर्तन हो जाता है। इस दृष्टि से मानव इतिहास को 5 युगों में बांटा जा सकता है: आदिम युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, संस्कृतिलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से इंपॉर्टेंट कंसेंट PDF डाउनलोड करना न भूलें। कॉमटेरिया चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ लगाने से प्रकृति के कर्ज से हम मुक्ति पा सकते हैं और अधिक से अधिक ऑक्सीजन का संचार कर सकते हैं। गंगा नदी का संरक्षण जरूर करें। हर नदियों का संरक्षण करें। नदी संरक्षण की मुहिम चलाएं और नदी का जल स्वच्छ बनाएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत ही आवश्यक होने पे घरों से बाहर निकलिए। स्टे होम, स्टे सेफ। और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, फ्रेंड्स में, पढ़ने लिखने वाले फ्रेंड्स में, टीचर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा सोशियोलॉजी के लेक्चर्स को शेयर करिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। कॉमटेरिया नित्य निरंतर बहुत ही रोमांचक सोशियोलॉजी PGT और समाजशास्त्र प्रवक्ता PGT, UDC नेट सोशियोलॉजी और यूनिवर्सिटी इंट्रेंसेस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ये कॉमटेरिया लेक्चर्स के सोशियोलॉजी चैप्टर्स में से ज़रूर बनेंगे। तो नित्य नियमित कॉमटेरिया लेक्चर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।